गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे हरित गृह प्रभाव के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं हरित गृह प्रभाव। इसका एक अन्य नाम भी है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। क्या होते हैं इसके बारे में एक एक करके जानेंगे और डिटेल में समझेंगे इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसी हरित गृह प्रभाव के नाम से कि ग्रीन क्यों पड़ा और हाउस क्यों है और इफेक्ट कैसे डालता है। तो जो ग्रीन शब्द है ये हरे पेड़ पौधों से है, जैसे ये हरे पेड़ पौधे हो गए। और हाउस का मतलब एक ऐसा आवरण जो कि चारों से घिरा है, जैसे ये शीशे का बना हुआ है। तो होता क्या है, ये तो हो गए प्लांट पौधे, और ये हो गया शीशे का एक आवरण होता है। शीशे का आवरण रहेगा या इसे किसी अन्य आवरण के द्वारा भी अलग कर देते हैं। और होता क्या है कि जब सूर्य की किरणें इसके अंदर प्रवेश करती हैं, जो कि लघु तरंगे रहती हैं, ये लघु तरंगे अंदर जैसे ही जाती हैं वो दीर्घ तरंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो अंदर तो चली जाती हैं, लेकिन बाहर जाते समय ये किरणें बाहर नहीं निकल पाती। ये जो आवरण है जब ये वापस जाने लगती हैं, ये आवरण इसको पुनः वापस भेज देता है उसी ग्रीन हाउस के अंदर। तो जब इसी के अंदर भेज देता है तो यहाँ का आवरण क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो बाहर के आवरण से अंदर वाला आवरण जो है गर्म हो जाता है, इसे ही कहा जाता है इफेक्ट, प्रभाव। तो ग्रीन हो गया पौधों से संबंधित, और हाउस हो गया एक पर्टिकुलर जो आवरण से अलग कर दिया गया, घरनुमा हाउस हो गया। और इसके अंदर जो गर्मी है इसे ही कहा जाता है प्रभाव, इफेक्ट। तो बाहर की गर्मी से अंदर वाला जो है ये गर्म होता है, बाहर ठंड रहेगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंडे प्रदेशों में गर्मी की जो फसलें होती हैं उनको उगाने के लिए अलग से ऐसे ही बनाया जाता था एक घरनुमा संरचना, और उसी के अंदर पौधे उगाए जाते थे जिसके अंदर क्या रहे, गर्म रहे। तो इसी से ही परिकल्पना आया है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इसके अंदर थोड़ा गर्मी होती है जिससे पौधे अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो यही होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यही जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, प्रभाव है, हरित गृह प्रभाव जिसे हम कहते हैं, अगर यही हम बहुत बड़े लेवल पे देखें, जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, तो वहां पे जब गर्मी बढ़ेगी तो उसे ही कहेंगे वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। होता क्या है, जैसे ये पौधे हो गए तो पृथ्वी पर भी पौधे हैं, जीव हैं, और ये जो आवरण है ये एक वायुमंडल हो गया जो कि आवरण का कार्य करता है। तो होता क्या है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, ध्यान दीजिएगा, सूर्य की जो किरणें पृथ्वी पर आती हैं वो लघु तरंगों के रूप में होती हैं, पृथ्वी पर चली जाती हैं, कोई उष्मा नहीं क्रिएट करती। लेकिन जब ये दिन के समय पृथ्वी जो है सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेता है और रात के समय ये किरणों को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो छोड़ते समय जो लघु तरंगे थी चली आई, बाद में जाते समय ये हो जाती है दीर्घ तरंगों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तब होता क्या है, जब ये वापस आने लगती हैं तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये इसको अवशोषित कर लेते हैं। ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए, यहाँ समझा दे रहे हैं। देखिए जैसे होता क्या है कि ये हमारी पृथ्वी हो गई, यहाँ पर वायुमंडल गैसीय है। तो जैसे ही सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं लघु तरंगों के रूप में चली जाए, लेकिन जब ये वापस जाने लगती हैं दीर्घ तरंगों के रूप में, तो होता क्या है, यही जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इसको कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और पुनः कहाँ भेज देते हैं, पृथ्वी पर भेज देते हैं। इससे क्या होता है, पृथ्वी पर भी एक तापमान बना रहता है, गर्म तापमान बना रहता है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, हरित गृह प्रभाव बोला जाता है। लेकिन जब यही तापमान इसके औसत तापमान से बहुत ज्यादा हो जाता है, तब यही कहता है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। तो सूर्य की जो प्रकाश किरणें आती हैं लघु तरंगों के रूप में, आती तो बहुत सी किरणें हैं, कॉस्मिक किरणें हो गई, गामा किरणें हो गई, अल्ट्रावायलेट किरणें हो गई, इंफ्रारेड किरणें हो गई। इनमें से सिर्फ इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं, इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं IR, इसी के अंदर ही गर्मी होता है, यही गर्मी पैदा करता है। कपड़ा सुखाना हुआ, गर्मी उत्पन्न करना हुआ, ये सभी कार्य केवल इंफ्रारेड के अंदर होता है, आवरक किरणों के अंदर होता है। अल्ट्रावायलेट किरणें, विजुअल किरणें, कॉस्मिक किरणें, इसके अंदर उष्मा नहीं होता है, केवल इंफ्रारेड ही होता है, वह किरण प्रकाश जो कि गर्मी उत्पन्न करता है, और यही किरण ही जिम्मेदार होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी।
पूछा जाता है सूर्य की कौन सी किरण है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो इंफ्रारेड होता है, IR होता है, और किरणें होती हैं। तो होता क्या है, जब पृथ्वी पर आती है सूर्य की किरणें लघु तरंगों के रूप में, तो वायुमंडल से ही 30% किरणें जो है रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, और जो वायुमंडल में प्रवेश भी कर गई, तो प्रवेश करने के बाद यहाँ पर होता क्या है कि ये दिन के समय पृथ्वी जो है पूरे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता रहता है, और जैसे ही शाम होने लगता है तो अवशोषित तो लघु तरंगों के रूप में किया, लेकिन उत्सर्जित दीर्घ तरंगों के रूप में करता है। तो ये लघु तरंगें चली जाती हैं, किसी प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न नहीं करती हैं, वायुमंडल में किसी प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न नहीं करती हैं, लेकिन जब ये जाने लगती हैं दीर्घ तरंगों के रूप में, तो ये जो गैसें हैं यहाँ पे मौजूद वायुमंडल में गैसें हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, अवयव है, धूल कण है, तो ये सब करते क्या है, इसको अवशोषित करके पुनः पृथ्वी पर भेज देते हैं। तो जो गैसें इन दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेती हैं और कुछ तरंगे जो होती हैं वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं, तो कुछ तरंगे वापस अंतरिक्ष में चली गई, लेकिन कुछ तरंगों को क्या हुआ, ये ग्रीन हाउस गैसें अवशोषित करके पुनः कहां भेज देती हैं, पृथ्वी पर भेज देती हैं। इससे क्या होता है, पृथ्वी गर्म बना रहता है। अगर ऐसा ना हो और सब किरणें, जितनी किरणें हैं सब वायुमंडल में चली जाए, तो पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग -डिग्री सेल्सियस में चला जाएगा और यहाँ जीवन का संभव नहीं हो पाएगा। तो इन गैसों का होना भी जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी का एक ताप होना चाहिए, एक सामान्य ताप होना चाहिए, औसत ताप होना चाहिए। उसको बनाने के लिए एक ग्रीन हाउस गैसें जरूरी भी है, लेकिन होता क्या है, जब ये गैसें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं वायुमंडल में, तब यही जो ताप औसत ताप था, उसी ताप औसत ताप से क्या हो जाता, ताप ज्यादा हो जाता है। और जब यही औसत ताप से ताप ज्यादा हो गया, पृथ्वी का जो औसत ताप है, औसत ताप से पृथ्वी के औसत ताप से ज्यादा ताप होना ही ग्लोबल वार्मिंग है। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। फिर से देखिए, सूर्य की किरणें आती हैं लघु तरंगों के रूप में, आते समय किसी भी प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं लघु तरंगे, और पृथ्वी अवशोषित हो जाती हैं। और जब पृथ्वी छोड़ता है जो तरंगों को, वो दीर्घ तरंगों के रूप में छोड़ता है। केवल जो सूर्य की इंफ्रारेड होती है, IR किरण होती है, औरत किरण, उसी में ही ऊष्मा होता है। ये जितना क्रिया हो रहा है सब उसी IR के कारण ही हो रहा है, औरत किरणों के कारण होता है। कपड़े सूखते हैं औरत किरणों से, गर्मी आती है औरत किरणों से। तो होता क्या है कि जब ये छोड़ने लगते हैं, जाने लगते हैं, तो यहाँ से कुछ तरंगे रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन जो तरंगे आई उसमें से कुछ तरंगे जो है अंतरिक्ष में वापस चली जाती हैं। जैसे कह सकते हैं 50% 60% वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं, लेकिन कुछ किरणों को, दीर्घ किरणों को, औरत किरणों को ये ग्रीन हाउस गैस जगह जगह उपस्थित रहते हैं। जैसे यहाँ भी है, तो यहाँ भी है ग्रीन हाउस गैस, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, यहाँ भी ग्रीन हाउस गैस है, इसको यहाँ आया, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ये आया यहाँ ग्रीन हाउस गैस है, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो होता क्या है कि ग्रीन हाउस गैसें उस जो दीर्घ तरंगे हैं और तिरंगे हैं जो अंतरिक्ष में जा रही होती हैं, उनको वायुमंडल में रोक करके, अवशोषित करके पुनः पृथ्वी को फिर भेज देते हैं। इससे पृथ्वी का औसत तापमान बना रहता है तब तक जब तक ये एक लिमिट में गैसें रहें। एक लिमिट में अगर गैसें हैं तो पृथ्वी का तापमान, औसत तापमान मेंटेन किए रहते हैं। जरूरी भी है, अगर सब चले जाएंगे पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, -डिग्री सेल्सियस चले जाएगी, वहां कोई व्यक्ति रह ही नहीं पाएगा, जीवन संभव नहीं होगा। तो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखना जरूरी है। यही कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। पृथ्वी के जैसे यहाँ ताप मेंटेन किया गया है, ताप गर्म किया गया है, वैसे पृथ्वी का थोड़ा गर्म रहना जरूरी था, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। लेकिन अगर एक औसत ताप से ज्यादा हो जाए, औसत ताप जैसे पहले निकाला गया था 14 डिग्री सेल्सियस है जो डाटा दिया गया था, लेकिन अब औसत ताप लगभग 20-25 के पास चला गया है। तो पहले डाटा हम बता रहे हैं कि जो पृथ्वी का औसत ताप माना गया है वो 14 डिग्री सेल्सियस माना गया है। अब क्या हुआ, जब इस औसत ताप से पृथ्वी का ताप ज्यादा हो जाता है तो वही क्रिया कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। ये बहुत ही नुकसानदेह है। पृथ्वी का गर्म होना लगातार बहुत ही नुकसानदेह होता है। एक औसत तापमान मेंटेन बना रहे वो ये भी जरूरी है, लेकिन अगर औसत तापमान से ज्यादा होना ही ग्लोबल वार्मिंग है। तो जो ग्रीन हाउस परिकल्पना था, सबसे पहले जो है सिद्धांत ये दिए थे जोसेफ फोरियर ने 1824 में, और बताए थे कि पर्टिकुलर गैस होती है जिसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहेंगे। ये गैस क्या करती है, पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में आवश्यक भी है और ज्यादा हो जाने पर ये नुकसान भी करते हैं। तो यह था पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, कैसे होता है। तो अगर एक निश्चित मात्रा में है ग्रीन हाउस गैसें
तब तो ठीक है। जब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन इसका बढ़ जाता है इस वायुमंडल में, तो ज्यादा ज्यादा जो कीड़े परिवर्तित करके पृथ्वी पर फैलने लगती हैं और पृथ्वी धीरे धीरे करके गर्म होने लगती है। इससे अनेकों प्रकार के नुकसान है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ताप बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वैश्विक तापन कहते हैं, ये नुकसानदेह हो जाता है। तो आगे हम समझेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। तो जवाब मिलेगा ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें ही कारण है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसें अगर कारण है, तो पहले ग्रीन हाउस के सिद्धांत जानते हैं, अर्थ क्या मतलब है। तो औसत तापमान कितना होता है, 14 डिग्री सेल्सियस। तो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि ही ग्लोबल वार्मिंग है। पृथ्वी का औसत तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस, अगर 14 से 15 16 17 हुआ कोई बात नहीं, लेकिन जब यही औसत तापमान से बहुत ज्यादा जब हो जाता है तापमान, तो वही कहलाता है क्या, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस पर थोड़ा और जान लीजिए इसकी परिभाषा क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव की परिभाषा क्या है। तो देखिए, हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इट इज ए नेचुरल प्रोसेस, जिसमें इमिट्स ग्रीन हाउस गैस द्वारा इंफ्रारेड, हमने बताया ना IR, इंफ्रारेड विकिरण के अवशोषण से वायुमंडल के तापमान में वृद्धि। हरित गृह प्रवाह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे कि आप जानते हैं, प्रकाश आता है, पृथ्वी पे अवशोषित होता है और कुछ कीड़े वापस चले जाते हैं अंतरिक्ष में, कुछ कीड़ों को अवशोषित करके उन्हें पृथ्वी पर भेज दिया जाता है ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा। तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, चलता है। लेकिन जिसमें ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं यहाँ फैली हुई ग्रीन हाउस गैसें द्वारा इंफ्रारेड विकिरण के अवशोषण से, इंफ्रारेड विकिरण जो जा रहा है परिवर्तित होकर के उसको ज्यादा ज्यादा अवशोषित करके वायुमंडल के तापमान में वृद्धि। वायुमंडल के तापमान अगर मेंटेन बना रहती है कोई बात नहीं, औसत तापमान में वृद्धि क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस कहलाता है। तो औसत तापमान में जो वायुमंडल तापमान जो वृद्धि करते हैं, जो बनाए हैं, वो ग्रीन हाउस प्रभाव है। अगर यही औसत तापमान से ज्यादा हो जाए वही कहते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग। अगर पृथ्वी का औसत तापमान मेंटेन बना रहता है, हल्का सा गर्म रहता है पृथ्वी, इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। लेकिन जब इसी औसत तापमान से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है पृथ्वी, तब यही कहलाता है क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ये ठीक है, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह करता है। तो कौन सी किरण अवशोषित होती है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा और परिवर्तित कर दी जाती है, इंफ्रारेड, IR, इंफ्रारेड आवृत्त किरणें इसको हिंदी में बोलते हैं। इतना प्रभाव हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। तो अब समझेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है किस कारण से होता है। तो जवाब मिलेगा ग्रीन हाउस गैसों से होता है। सवाल यही पूछा जाता है। ये तो आपके समझने के लिए हो गया पूरा प्रोसेस, ग्रीन हाउस क्या है, कैसे होता है। तो अब हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस के कारण क्या है, पता चलेगा ग्रीन हाउस गैसें ही ग्रीन हाउस का कारण है। तो कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें काज करती हैं। तो अभी ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं कौन कौन सी हैं, जलवाष्प। अभी तक हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ रहे थे, लेकिन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा जो ग्रीन हाउस प्रभाव डालता है वो है जलवाष्प, जो कि गैस तो नहीं है, एक प्रकार का अवयव एलिमेंट है, टाइप का है, फैक्टर है, जो कि वायुमंडल में मौजूद रहता है। ये सबसे ज्यादा इंफ्रारेड को अवशोषित करके पृथ्वी पर भेजता है। तो जलवाष्प हो गया जो कि 40 से 60% क्रिएट करते हैं। उसके बाद जलवाष्प के बाद कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 30%, मीथेन 10 से 15%, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन 8 से 10%, और नाइट्रस ऑक्साइड 2 से 6%, और ओजोन 1 से 2%। अगर इनकी वरीयता की क्रम की बात करें, सबसे ज्यादा किससे होगा, जलवाष्प से होगा, फिर किससे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से होगा, CO2 से, फिर मीथेन से, फिर CFC से, फिर नाइट्रस ऑक्साइड से, फिर ओजोन से। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि जलवाष्प की बात नहीं किए थे, न कहीं पढ़ा गया था जलवाष्प। अगर गैसों की बात करें तो CO2 होगा, लेकिन अगर पूरी तरह बात किया जाए कि ग्रीन हाउस प्रभाव किससे ज्यादा होता है, तब आएगा जलवाष्प। अगर गैस की बात करेगा, ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस गैस पूछे तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस लगभग 60% जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। इसमें से ये जो मीथेन है, मीथेन से जो होता है ये 20% होता है, 14% होता है CFC से। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 60% हो जाएगा, 60% ये हो जाएगा, 20% ये हो जाएगा, 14% ये हो जाएगा, 5% ये, 1% ये। लेकिन जब गैसों की बात करेगा तो हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के दर्शाने वाले कारक के बारे में। कौन कौन से कारक हैं? अगर गैसों की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड 60%, मीथेन 20%, CFC 14%, और नाइट्रस ऑक्साइड 5%, और ओजोन हो जाएगा 1%। लेकिन
अगर सवाल ये पूछे कि निम्नलिखित में से किसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, तब आप बताएंगे जलवाष्प। जलवाष्प के कारण 40 से 60% जो है ग्रीन हाउस प्रभाव दर्शाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। तो अगर हम ओवरऑल सबकी बात करें तो जलवाष्प, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। तो अगर ओवरऑल सबकी बात की जाए तो जलवाष्प भी आएगा। अगर हम केवल और केवल गैस ही पूछें कि निम्नलिखित गैसों में से ये 4 ऑप्शन रहे और पूछे निम्नलिखित गैसों में से 4-5 ऑप्शन रहे और पूछे निम्नलिखित गैसों में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा करता है, अब बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इन चारों में से पूछा तो बताएंगे मीथेन। अगर मीथेन भी नहीं है, CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है या कुछ और गैस दे दिया उसमें CFC हो जाएगा 14%, फिर नाइट्रस ऑक्साइड 5% और ओजोन 1%। तो ये हो जाता है। गैसों की बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं इसमें कारक की कि कौन कौन से कारक हैं जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे ज्यादा दर्शाते हैं। तो गैस की बात करेंगे तो जलवाष्प नहीं आएगा, लेकिन अगर अवयवों की बात करें कौन से फैक्टर हैं, कारक हैं, कि तब हम बात कर लेंगे जलवाष्प की भी। तो हम ओवरऑल सीखेंगे। फिलहाल इसको आप जानते रहे, यहाँ लिख दे रहे हैं कि जब गैसों की बात की जाए, अगर गैस की बात करेंगे तो यहाँ कर लेंगे, क्योंकि जलवाष्प जो है वाष्प है, वेपर है। तो अगर हम गैसों की बात करें ये हो जाएगा 60%, ये हो जाएगा 20%, ये हो जाएगा 14%, ये हो जाएगा 5%, ये हो जाएगा 1%। तो आप इसको अलग से लिख लीजिएगा कि अगर गैस की बात करें, जो इसको जानना चाहे जान लीजिए। गैस की बात होगी कि हाँ, अगर वायु पूरे फैक्टर कारक की बात आएगी तो जलवाष्प सबसे ज्यादा कार्य करता है। ऑप्शन में अगर जलवाष्प है तो आप जलवाष्प बताएंगे। ये सवाल यही पूछा जाता है और बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो अक्सर पढ़ के जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन में आ जाता है क्या, जलवाष्प। जलवाष्प को टिक नहीं करता, लेकिन जलवाष्प सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव दर्शाता है। गैस की बात करेंगे, फॉलोफ्ला गैस रहेगा और आप इसको ऑप्शन क्रम में लिख सकते हैं, तो इसको हटा दीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा, मीथेन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और फिर हो जाता है ओजोन। अगर बात जलवाष्प है तो आप जलवाष्प को दिखाएंगे। तो ये हो गया जो ग्रीन हाउस प्रभाव दर्शाते हैं, ये कारक हो गए। अब हम बात करते हैं, इससे भी ज्यादा पूछा जाता है सवाल कि कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं दर्शाती हैं। सबसे इससे भी ज्यादा कंफ्यूज ये करता है कि कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं दर्शाती है। आप इसको याद किए रहिए, जानते रहिए कि कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव दर्शाती है, लेकिन सवाल ये पूछता है और इसी में कंफ्यूजन होता है और बच्चे गलत सवाल अक्सर गलत कर जाते हैं। भले पूरा जानते हैं ग्रीन हाउस प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, इंफ्रारेड कैसे परिवर्तित होता है, पूरा प्रोसेस जानते रहेंगे, लेकिन जब सवाल पूछा जाएगा तो 2 ही 4 गैस पढ़ के जाते हैं और जलवाष्प आ जाएगा, ये सब ऑप्शन में दे देंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर कैसे करिए आप इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हो जाएगा मीथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। अब यहाँ थोड़ा सा अंतर जानिए। ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, अम्लीय वर्षा क्रिएट करता है लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों जो होते हैं अम्लीय वर्षा का कारण तो है लेकिन ग्रीन हाउस का कारण नहीं है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड है। N2 है ग्रीन हाउस गैस लेकिन NO2 नहीं है। दोनों में अंतर समझिएगा, क्योंकि यही कंफ्यूज करते हैं। कहीं कहीं दे दिया गया निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है तो ऑप्शन में दे दिया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके बाद यहाँ दे दिया ऑक्सीजन O2, जबकि ऑक्सीजन नहीं है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन ओजोन क्या है? O3 है, O2 नहीं है। ध्यान दीजिएगा, NO2 है, नहीं है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन N2O क्या है? N2O ग्रीन हाउस गैस है लेकिन NO2 नहीं है। जबकि ऑक्सीजन नहीं है, जबकि ओजोन क्या है? ग्रीन हाउस गैस दर्शाता है प्रभाव। आगे कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं दर्शाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? दर्शाता है। ये तीनों बहुत कंफ्यूज करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड भी ध्यान दीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। बाकी वायुमंडल में अगर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये गैस भी ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। ये सवाल ही पूछा जाता है, बाकी सब समझने के लिए है, लेकिन ट्यूशन सिर्फ यहीं से आता है और लोग कंफ्यूज हो ज्यादा होते हैं। तो
तो आप इस क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और जान लीजिए कि जितना ज्यादा जरूरी है कि ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैसें दर्शाते हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि कौन गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं दिखाती है। तो ये हमारा कॉम्पैक्ट नॉलेज हो गया, इससे बाहर कहीं नहीं आना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं कौन सी नहीं है। आप लोग इसके ऊपर देख के याद कर लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस प्रभाव नहीं दर्शाते। इतना हो गया। अब हम बात करते हैं, ये तो कारण हो गया, कारण हमने जान लिया कि क्या कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव के। तो ग्रीन हाउस गैसें और अन्य फैक्टर जो होते हैं ये कारण है। तो अभी तक हमने ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बात की है, ये सब गैसें हो गई कारण। अन्य चीज जान लीजिए, जो प्रदूषण है इसके बढ़ने से भी ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, बढ़ता है। धुएं हैं, अन्य चीजें हैं, गाड़ी वाहन चलते हैं, इससे भी क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। वनों की कटाई से भी ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ते हैं। वनों की कटाई से कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि जो वन होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सबको जो है अवशोषित करते हैं। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे। अगर यही पौधे ही नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि ग्रीन हाउस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और जब ग्रीन हाउस का कंसंट्रेशन, सांद्रता बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। दूसरा कि यहाँ उद्योग जितने भी लगे हैं, उद्योग से जो केमिकल निकलते हैं, हानिकारक जो केमिकल निकलते हैं हार्मफुल, वो भी क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो कुल मिला के हमें जो है ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करना है, कंट्रोल करना है। जब ग्रीन हाउस गैसें कम हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। तो ये हुआ कारण। अब जानते हैं इसके प्रभाव कौन कौन से पड़ते हैं, क्या प्रभाव है इसके, तो आगे देखेंगे प्रभाव के बारे में। हाँ, ये भी चीज जान लीजिए, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो सबसे ज्यादा चाइना 30% उत्सर्जित करता है। ये पिछले साल का डाटा है कि चाइना जो है 30% जो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। उसके बाद यूएसए, अमेरिका हो जाएगा 15%, यूरोपीय संघ हो जाएगा 9% और भारत चौथे स्थान पर है, 7% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति की बात की जाए कि एक व्यक्ति कितना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है, तो इस मामले में यूएसए जो है प्रति व्यक्ति के मामले में पहले स्थान पर आ जाएगा। वैसे तो ओवरऑल चीन सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है, यूएसए दूसरे नंबर पर है। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति की बात की जाए तो यूएसए पहले नंबर पर रहेगा प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में। ये हो गए डाटा जो कि कौन सा देश सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है। अब इसका देख लेते हैं मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है वो एक पृथ्वी पड़ेगा, पृथ्वी गर्म होगी। दूसरा होगा मानव पे क्या पड़ेंगे, मानव पड़ेगा कि भूखमरी आएगी। भूखमरी कैसे आएगी, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्लाइमेट चेंज होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। जब जलवायु परिवर्तन होगा तो होगा क्या कि जब जलवायु परिवर्तन होगा तो जो फसल समय से होना चाहिए समय से नहीं होगा, वर्षा जो समय से होना चाहिए उससे नहीं होगा, तो अनाज पैदा नहीं होंगे। इससे क्या आ जाएगा, भूखमरी आ जाएगा। दूसरा है आवास की समस्या आएगी। जो देश या द्वीप समुद्र के किनारे स्थित हैं, तो जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते हैं। जब ग्लेशियर पिघलेंगे होता कैसे है, होता क्या है कि ऐसे द्वीप जो कि समुद्र के किनारे स्थित है, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे, जब ग्लेशियर पिघलते हैं यहाँ से, जब सूर्य प्रकाश गर्मी पड़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे, जो समुद्र का तल है ये क्या करेगा, ऊंचा होगा। जब उठेगा तो ये द्वीप क्या होते हैं, धीरे धीरे डूब जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप है पापुआ न्यू गिनी, ये पापुआ न्यू गिनी अभी लेटेस्ट में डूबा है। और एक जो है इंडोनेशिया का द्वीप भी है जो कि समुद्र के किनारे स्थित है। तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो समुद्र का जो स्तर है जल धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, तो जो किनारे द्वीप हैं वो जलमग्न हो जा रहे हैं, तो वो आवास के लिए दूसरी जगह क्या गए, ट्रांसफर हो गए। तो इससे आवास की समस्या आएगी, क्योंकि जो पृथ्वी है, स्थल है, वो धीरे धीरे करके समुद्र में क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। तो आवास की समस्या आएगी। कृषि हमने बताया ना, जलवायु परिवर्तन होगा तो समय से वर्षा नहीं होगी, तो इससे क्या हो जाएगा, कृषि पर प्रभाव पड़ेगा। बाढ़ और सूखा, समय समय पे जब जलवायु परिवर्तन होगी तो एक ही महीने में बहुत ज्यादा वर्षा हो जाएगी और 4-6 महीने वर्षा ही नहीं होगी, इससे बाढ़ भी आ जाएगा। और जब वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा, सूखा भी आएगा।
अगला, इससे रोग होंगे, रोग बहुत ज्यादा होते हैं, गर्मी बढ़ेगी, गर्मी जब बढ़ेगी तो अनेक प्रकार के जीव पैदा होने लगते हैं, वायरस पैदा होने लगते हैं, बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं, जैसे कि आप लोग कोरोना सुने हैं। ये सब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ही पैदा होते हैं और विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, रोग पैदा करते हैं, महामारी पैदा करते हैं। अगर हम बात करें पृथ्वी पर, पृथ्वी का सबसे पहले तो औसत तापमान बढ़ेगा। औसत तापमान में क्या होगा, पृथ्वी के वृद्धि होगी। जब औसत तापमान में वृद्धि होगी, बढ़ेगा, इससे क्या होगा, ग्लेशियर का और तेजी के साथ पिघलेंगे, क्योंकि ग्लेशियर जो पहाड़ों पे बर्फ जमे हैं, अगर गर्मी बढ़ी पृथ्वी की तो वो क्या होते हैं, पिघलते हैं और ज्यादा पिघल करके ज्यादा समुद्र में जाएंगे तो समुद्र का स्तर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो पहले क्या होगा, औसत तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, जो पृथ्वी पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे और जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, गर्मी बढ़ेगी। इससे जो जलवायु, जो मानसूनी वर्षा समय से होती थी वो समय से ना हो करके 2-4 महीने आगे या 2-4 महीने पीछे हो जाती है, 1-2 महीने। इससे जलवायु परिवर्तन होता है और जो फसल बोना चाहिए समय से, वो समय से नहीं हो पाता, तो इससे क्या होगा कि नुकसान रहेगा। तो ग्लेशियर पिघलेगा, जलवायु परिवर्तन होगा और पृथ्वी की जो औसत तापमान है वो क्या होगी, वृद्धि हो रही है। आगे समुद्र तल में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो आएंगे नदियों के द्वारा समुद्र में, और समुद्र का स्तर क्या करेंगे, ऊंचाई भी करेंगे। जब ऊंचा करेंगे तो जो किनारे द्वीप हैं, देश हैं, वो क्या होगा, डूब जाएगा। भारत के पूर्व दक्षिण साइड में, पश्चिम साइड में एक द्वीप है मालदीव करके, वो भी जो है धीरे धीरे करके जलमग्न हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया का पापुआ न्यू गिनी जलमग्न हो गया है। इंडोनेशिया का जो राजधानी थी जकार्ता, वो भी धीरे धीरे करके क्या हो गया, जलमग्न हो रही है। तो ये सब नुकसान है, प्रभाव है ग्रीन हाउस प्रभाव के, ग्लोबल वार्मिंग के। आगे है जैव विविधता ह्रास होगा। जो पौधों में, जो जीवों में, पौधों में विविधताएं पाई जा रही थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी, इनका ह्रास हो जाएगा। जो पौधों में विविधता पाई जाती थी, जीवों में विविधता पाई जाती थी, उनका धीरे धीरे क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। ये सब प्रभाव हैं। प्रभाव दो प्रकार से हैं, एक पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरा मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पे दोनों पड़ेंगे और बहुत ही गलत प्रभाव है, बहुत ही ऐसा प्रभाव है जो बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। तो ये हो गया ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। हमने कारण के बारे में जाना, ग्रीन हाउस गैसेज का कारण है। इसका अर्थ क्या है ग्लोबल वार्मिंग का, ग्रीन हाउस गैस का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, इसको देखें। किसने दिया था, इसको भी देखें। कौन सा देश ज्यादा उत्सर्जित करता है ग्रीन हाउस गैस, कौन सा काम इसको भी देखें। और यहाँ हमने देखा कि क्या प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे होता है, किन किरणों के द्वारा होता है, वायुमंडल में कैसे होता है। अब जानते हैं कि इसके लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, कि ऐसे ही सब लोग बैठे हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके सब लोग जलमग्न हो रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से धीरे धीरे पृथ्वी का ताप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर पिछले 100 सालों की बात करें तो लास्ट सेंचुरी में जो पृथ्वी का तापमान बढ़ा है 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जो कि लास्ट 30 वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो इसे ही कहते हैं इल नीनो इफेक्ट बोला जाता है, इल नीनो इफेक्ट ही कहा जाता है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग से जो प्रभाव दर्शाए जा रहे हैं, जो हो रहे हैं पृथ्वी पर और जीवों पर, इसे इल नीनो इफेक्ट बोला जाता है, इल नीनो प्रभाव बोला जाता है। और लास्ट सेंचुरी से पिछले शताब्दी में 0.6 डिग्री सेल्सियस जो है पृथ्वी का ताप बढ़ा है। जो सामान्य ताप होना चाहिए उससे 0.6 डिग्री सेल्सियस जो तापमान बढ़ा है। अब इसको रोका कैसे जाए, तो रोकने के लिए सबसे पहले हम यही प्रयास करेंगे ग्रीन हाउस गैस को कम उत्सर्जित होने दिया जाए, ज्यादा उत्सर्जित ना किया जाए। तो समय समय पर बैठक आयोजित किए गए, सम्मेलन किया गया। तो कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो क्या क्या उपाय किए गए हैं इसको देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ बात करेंगे कि 1972 ईस्वी में सबसे पहले सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसको हम लोग स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। जो स्टॉकहोम सम्मेलन है ये जो है ये मोस्टली जो है ग्रीन हाउस प्रभाव को ध्यान में रख के नहीं बताया गया था। ये जो बनाया गया था वो पर्यावरण संरक्षण के रूप में कहा गया था कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए। इसको मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें बताया गया, यहीं से जन्म हुआ कि हर 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। ये जो मनाया जाता है 1972 से मनाया जाता है। अब कब से मनाया जाता है, 1972 से स्टॉकहोम सम्मेलन में जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था उसमें बताया गया कि प्रत्येक जून में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो ये मोस्टली जो है पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित नहीं था, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। तो इसके बाद दूसरा सम्मेलन हुआ 20 साल बाद 1992 ईस्वी में
रियो डियो डी जनेरियो में, जो कि ब्राजील का एक बहुत ही प्रमुख शहर है, वहां पर जब आयोजन किया गया था, तो जो कि पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता था, इसे ही ध्यान में रखा गया है कि पृथ्वी को कैसे संरक्षित किया जाए, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनको बढ़ने से कैसे रोका जाए, इन सब के बारे में सम्मेलन हुआ था। और 1992 में रियो डी जनेरियो में हुआ था, ब्राजील में आयोजित किया गया था। तो कैसे इसको जो है ग्रीन हाउस गैसों को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या प्रोसेस अपनाया जाए कि ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में कम हो जाए, इसके लिए जो है पहला कदम उठाया गया था 1992 में रियो सम्मेलन में। वहीं से ही है पृथ्वी दिवस, जल दिवस के समय समय जो मनाया जाता था, यहीं से उत्पन्न हुआ। और बताया जाता है कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये जो होती हैं, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। इसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल था, ये सबसे महत्वपूर्ण कदम था 1997 में, जो कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा लेकर के आया था। कार्बन क्रेडिट मतलब ये होता है कि कौन सा देश कितना कार्बन का उत्सर्जन करेगा और कौन सा देश कम उत्सर्जन करेगा, सबको एक मार्ग दे दिया जाता था कि इतना आप उत्सर्जन करेंगे, इससे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन का नहीं कर सकते। तो सभी देशों के लिए था कि कार्बन उत्सर्जन एक पर्टिकुलर ही किया जाएगा, ज्यादा नहीं किया जाएगा। तो जो देश बहुत कम कार्बन का उत्सर्जन करते थे और जो देश बहुत ज्यादा उत्सर्जन करते थे, तो जो कम उत्सर्जन करते थे उनको बेच देते थे कार्बन, इसे ही कहा जाता है कार्बन क्रेडिट, कार्बन को बेचना। तो इससे क्या हुआ, सभी लोगों में जागरूकता आई कि कार्बन जो है ज्यादा नहीं उत्सर्जन करना है। जो देश कम कार्बन का उत्सर्जन करते थे वो दूसरे देशों को कार्बन बेच देते थे, इसे ही कहा जाता है कार्बन क्रेडिट। और ये जो उत्पन्न हुआ क्योटो प्रोटोकॉल से होता है, 1997 से होता है। इसके बाद 2015 में पेरिस सम्मेलन हुआ, जिसको हम लोग COP21 बोलते हैं, COP21 बोलते हैं, इसमें भी यही हुआ। और 2018 में COP24 हुआ, जो कि पोलैंड में आयोजित हुआ, काटो 22 में आयोजित किया गया था। ये भी एक कार्बन क्रेडिट की अवधारणा लेके आया और बताया गया था कि कितने अच्छे से इसको जो है कंट्रोल किया जाए। लेकिन बाद में कुछ देश जो है निकल गए, इसको छोड़ दिए, जैसे अमेरिका हो गया, बाद में इससे अलग हो गया और वो माना कि हम एक पर्टिकुलर कार्बन का उत्सर्जन न करके अपनी इच्छा अनुसार करेंगे। ये हो गया कार्बन उपाय। इसके बाद हम लोग अलग से मनाते हैं अर्थ आवर डे। ये क्या है, प्रतिवर्ष मार्च महीने के अंतिम शनिवार को WWF द्वारा जलवायु परिवर्तन के संबंध में जागरूकता के उद्देश्य से 8:30 से 9:30 बजे तक बिजली बंद करना ही क्या है, अर्थ आवर है। 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर दिया जाएगा मार्च के अंतिम शनिवार को। ये हो गया अर्थ आवर। ये हो गया प्रभाव और ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, कैसे है, कैसे दर्शाया गया, क्या कारण है, इन सब के बारे में आशा है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। और एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये ग्रीन हाउस गैसें और कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए।